ब्रिटिश राज की कहानी विजय से नहीं बल्कि व्यापार से शुरू होती है। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर दिया। इससे उन्हें ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार पर एकाधिकार मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में मुनाफे पर केंद्रित थी, धीरे धीरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ाती गई। उन्होंने स्थानीय प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया और एक शक्तिशाली सेना बनाई। 1757 में प्लासी के युद्ध में कंपनी की जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस जीत ने अंग्रेजों को बंगाल, एक धनी प्रांत, पर नियंत्रण दे दिया। इस जीत ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। अगली शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नियंत्रण बढ़ाया। उन्होंने कूटनीति, साजिश और सैन्य बल के संयोजन का इस्तेमाल किया। 19वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत के बड़े हिस्से पर फैल गया था। कंपनी का शासन लालच और शोषण से भरा था। उन्होंने भारत से बहुत धन निकाला। यह धन ब्रिटेन वापस चला गया, जिससे औपनिवेशिक शक्ति समृद्ध हुई। कंपनी का शासन भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं के प्रति असंवेदनशीलता से भी चिह्नित था। इस असंवेदनशीलता से अंततः व्यापक असंतोष पैदा हुआ। यही असंतोष 1857 के सिपाही विद्रोह में परिणत हुआ। अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति के उस्ताद थे। वे समझते थे कि एकजुट भारत को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। अंग्रेजों ने भारतीय समाज के भीतर धार्मिक, जाति और क्षेत्रीय मतभेदों का फायदा उठाया। उन्होंने शासकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया, मौजूदा तनावों को बढ़ाया। अंग्रेजों ने रियासतों की एक प्रणाली बनाई। इन राज्यों को स्वायत्तता का आभास बनाए रखने की अनुमति थी। हालांकि वे पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में थे। अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था का भी शोषण किया। उन्होंने कुछ जातियों को दूसरों पर तरजीह दी, जिससे नाराजगी और विभाजन पैदा हुआ। फूट डालो और राज करो की इस नीति का भारतीय एकता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इसने भारतीय समाज में गहरे विभाजन पैदा किए। ये विभाजन आज भी बने हुए हैं। अंग्रेजों ने जानबूझकर भारतीयों में हीन भावना पैदा की। अंग्रेजों ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि उनकी संस्कृति और सभ्यता भारत से श्रेष्ठ है। यह शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक संपर्क के माध्यम से किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीयों को अपने शासकों पर निर्भर बनाना था। उपनिवेशवाद के इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करना मुश्किल रहा है। 1857 के साल ने भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण देखा, सिपाही विद्रोह। इसकी शुरुआत एनफील्ड राइफल के कारतूसों की अफवाह से हुई थी। यह हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के लिए आपत्तिजनक था। मेरठ में शुरू हुआ यह विद्रोह जल्दी ही अन्य हिस्सों में फैल गया। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। अंग्रेजों ने क्रूर बल के साथ विद्रोह को कुचल दिया। इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोए। विद्रोह की स्मृति आजादी के लिए प्रेरित करती रहेगी। एक ब्रिटिश राजनेता और इतिहासकार थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत में शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1835 में उन्होंने एक नई शिक्षा नीति पेश की, जिसका उद्देश्य ऐसे भारतीयों का एक वर्ग बनाना था जो रक्त और रंग में भारतीय हों, लेकिन स्वाद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी हों। इस नीति ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। इससे शिक्षा की पारंपरिक भारतीय प्रणालियों की उपेक्षा हुई। मैकाले का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा श्रेष्ठ है। उन्होंने तर्क किया कि यह भारतीयों को सभ्य बनाएगा और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का बेहतर विषय बनाएगा। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के दूरगामी परिणाम हुए। इसने ऐसे भारतीयों का एक वर्ग बनाया जो अंग्रेजी में धारा प्रवाह थे और पश्चिमी विचारों से परिचित थे। इस नए अभिजात वर्ग ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अंग्रेजी पर जोर देने से देशी भाषाओं और संस्कृतियों का भी हाशियाकरण हुआ। अंग्रेजी बनाम देशी भाषाओं पर बहस आज भी भारत में जारी है। मैकाले की विरासत जटिल और विवादित है। जबकि उनकी शिक्षा नीति का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन इसने भारतीय समाज के एक वर्ग के सांस्कृतिक अलगाव में भी योगदान दिया। भाग 5, गांधी, महात्मा और स्वतंत्रता की ओर मार्च। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को बदल दिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा पर आधारित प्रतिरोध की पद्धति का समर्थन किया। गांधी का संदेश जन जन तक पहुंचा। उन्होंने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनमें असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन शामिल हैं। गांधी के नेतृत्व की सबसे प्रतिष्ठित घटनाओं में से एक दांडी मार्च था। नमक कर के विरोध में गांधी ने तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की। इस कृत्य ने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया और भारतीयों को प्रेरित किया। क्रूर दमन के बावजूद अहिंसा के प्रति गांधी की प्रतिबद्धता ने उन्हें प्रशंसा दिलाई। वह शांति और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। सत्याग्रह का उनका दर्शन आज भी आंदोलनों को प्रेरित करता है। भाग 6 स्वदेशी उद्योग की शक्ति। स्वदेशी आंदोलन, जिसका अर्थ है अपने देश का, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। यह केवल ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार से कहीं अधिक था। यह आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय पुनरुत्थान का आह्वान था। आंदोलन ने भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग और पारंपरिक भारतीय उद्योगों के पुनरुद्धार को प्रोत्साहित किया। गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को ब्रिटिश शासन से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखा। उनका मानना था कि स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देकर और विदेशी सामानों का बहिष्कार करके भारतीय औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ प्रहार कर सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन में खादी, हाथ से काते और हाथ से बुने हुए कपड़े का उदय भारतीय प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में हुआ। गांधी ने स्वयं चरखा अपनाया और इसे आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया। स्वदेशी आंदोलन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इससे स्वदेशी उद्योगों का विकास हुआ और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला। इसने भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना भी पैदा की। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों पर आंदोलन का जोर आज भी भारत में गूंजता है। स्थानीय व्यवसायों और उत्पादों का समर्थन करने के लिए नए सिरे से आह्वान किया जा रहा है। भाग 7 भारत छोड़ो, आजादी के लिए अंतिम धक्का। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, भारत खुद को एक अलग तरह की लड़ाई, अपनी आजादी की लड़ाई के बीच में फंसा हुआ पाया। 1942 में जब अंग्रेज युद्ध में पूरी तरह से उलझे हुए थे, गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के अंत का आह्वान था। भारत छोड़ो आंदोलन, जो गांधी के शक्तिशाली करो या मरो भाषण से चिह्नित था, ने ब्रिटिश शासन के तत्काल अंत की मांग की। इस आंदोलन में देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। अंग्रेजों ने गांधी और नेहरू सहित हजारों कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके तुरंत और क्रूर दमन के साथ जवाब दिया। कार्रवाई के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीय लोगों के अटूट संकल्प का प्रदर्शन किया। इसने ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव डाला, जो पहले से ही युद्ध की चुनौतियों से जूझ रही थी। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब अंग्रेज भारत को अपने कब्जे में नहीं रख सकते। युद्ध से कमजोर ब्रिटिश सरकार आखिरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हो गई। भाग 8 आजादी की कीमत, विभाजन और उसके बाद। 1947 में आजादी का आनंद विभाजन की त्रासदी से ढक गया था। भारतीय उपमहाद्वीप 2 स्वतंत्र राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान, में विभाजित हो गया था। यह विभाजन 2 राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें तर्क दिया गया था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। विभाजन के कारण मानव इतिहास में सबसे बड़े जन प्रवासों में से एक हुआ। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख विस्थापित हुए। हिंसा और अराजकता से बचने के लिए उन्हें अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। विभाजन के साथ ही भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली गई। विभाजन के घाव गहरे हैं, जो आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को प्रभावित करते हैं। विभाजन की विरासत उपमहाद्वीप को आज भी सता रही है। यह विभाजन की मानवीय कीमत और राष्ट्र निर्माण की स्थायी चुनौतियों की कठोर याद दिलाता है। भाग 9 स्थायी राज, आधुनिक भारत में साम्राज्य की परछाई। भले ही ब्रिटिश साम्राज्य पर दशकों पहले सूरज डूब गया हो, लेकिन राज की विरासत आज भी समकालीन भारत पर लंबी परछाई डालती है। अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी और शैक्षणिक प्रणालियों पर एक अमिट छाप छोड़ी। भारत का संसदीय लोकतंत्र वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अनुरूप है। अपनी दक्षता के लिए जानी जाने वाली भारतीय सिविल सेवा ब्रिटिश स्थापित भारतीय सिविल सेवा की वंशज है। मैकाले द्वारा शुरू की गई अंग्रेजी भाषा आज भी भारत में प्रमुख भूमिका निभाती है। ब्रिटिश राज का प्रभाव केवल संस्थानों तक ही सीमित नहीं है। अंग्रेज अपने पीछे एक व्यापक रेलवे नेटवर्क
और भव्य औपनिवेशिक इमारतों सहित बुनियादी ढांचे की विरासत भी छोड़ गए। ब्रिटिश राज शोषण और उत्पीड़न का काल था, हालांकि इसने महत्वपूर्ण बदलाव भी लाए जो आज भी भारत को आकार दे रहे हैं। आधुनिक भारत की जटिलताओं और अंतर्विरोधों को समझने के लिए राज की विरासत को समझना आवश्यक है।